आपके अपने YouTube चैनल बिना लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता का MCQ सीरीज स्टार्ट किया था कि हम लोगों ने MCQ पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद उसके सेक्शन में जाते हैं, भारतीय न्याय संहिता का जो भी MCQ से रिलेटेड सेक्शन है तो वो देखते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले की 3 चैप्टर ख़त्म कर चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं MCQ का सीरीज। तो पहला चैप्टर तो प्रिलिमिनरी के रिलेटेड बात करता है, दूसरा क्या है कि आपका पनिशमेंट के रिलेटेड बात करता है, तीसरा जनरल एक्सेप्शन, और चौथा है जो आपका एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और आपका अटेम्प्ट के रिलेटेड है। तो जो आपका जो चैप्टर 4 है 45 से लेकर 62 तक आपका चैप्टर 4 है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एवेटमेंट अंडर सेक्शन 45 BNS। तो सेक्शन 45 पढ़ते हैं कि सेक्शन 45 कह रहा है कि a person awaits the doing of a thing who instigate any person to do that thing or engage with one or more other person or person in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing or intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing। जैसे कि तो एबेटमेंट के लिए सबसे पहले कि 3 आपकी इंग्रेडिएंट है, तीनों में से एक होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कि तीनों एक साथ हो, तीनों में से कोई एक आपका एलिमेंट होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट में पहला चाहे इंस्टिगेशन होना चाहिए या आप जो भी कॉन्स्पिरेसी में इंगेज हो रहे हैं, और तीसरा क्या है कि आप इंटेंशनली किसी को एड कर रहे हैं, आप सहायता पहुंचा रहे हैं किसी को अगर क्राइम कमिट करने के लिए। तो ये 3 आपके इंग्रेडिएंट है। तो इसमें तो एक तो आप कह रहे हैं कि आप किसी पर्सन को किसी काम करने के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं, बी है कि अगर कोई पर्सन वहाँ एक और एक से ज़्यादा पर्सन अगर किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए इंगेज है, लेकिन उसके लिए क्या है कि कोई उसके परसुएंस में कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन जरूर कमिट होना चाहिए। और तीसरा है कि आपने किसी एक्ट और इलीगल ओमिशन के लिए किसी को आपने एड किया है। तो ये आपके 3 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एवेटमेंट अंडर सेक्शन 45 BNS। तो आपके इसमें है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्पिरेसी विदाउट एनी एक्ट डन इन परसुएंस। तो कॉन्स्पिरेसी केस में क्या है कि कोई भी एक्ट उसके परसुएंस में होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ये सप्लाइज लॉक पिकिंग टूल्स टू बी नोइंग बी विल कमिट हाउस ट्रेसपास। दिस इज, ये बी को ताले तोड़ने के लिए उपकरण देता है या जानते हो कि बी घर में अतिक्रमण करेगा। ये है आपका एडिंग, जो एबेटमेंट बाय एडिंग है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एसेंशियल कंडीशन फॉर कॉन्स्पिरेसी टू अमाउंट टू एबेटमेंट अंडर सेक्शन 45 BNS इज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि एन एक्ट और इलीगल ओमिशन मस्ट बी डन इन परसुएंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अगर कॉन्स्पिरेसी, अगर आपका एबेटमेंट बाई कॉन्स्पिरेसी हो रहा है तो उसके परसुएंस में कोई एक्ट और इलीगल ओमिशन जरूर कमिट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए नोइंग दैट सी इज नॉट जेड मिस रिप्रेजेंट टू पुलिस ऑफिसर बी दैट सी इज जेड कॉजिंग बी टू अरेस्ट सी अंडर वारंट, दिस फॉल्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ BNS। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ए है, अगर उसके पास वारंट है कि बी को अरेस्ट करने के लिए, अगर कोई पर्सन है जो सी है वो कह रहा है कि नहीं सी ही बी है, नोइंगली अगर गलत पर्सन को एड्रेस दे रहा है कि ये पर्सन जानबूझ के करना चाहते हैं कि वो पर्सन अरेस्ट हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपका सेक्शन 45 में फॉल करेगा। ये आपका एबेटमेंट है, एबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि हु इज एन एवेटर अंडर सेक्शन 46 BNS। तो 46 पढ़ते हैं कि 46 कहता है कि अ पर्सन एवेट्स एन ऑफेंस, जो एक पर्सन है जो ऑफेंस के लिए एवेट कर रहा है, हु एवेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, चाहे वो कमीशन के लिए एवेट कर रहा है, जो ऑफेंस के कमीशन के लिए एवेट कर रहा है, और दूसरा क्या कि और द कमीशन ऑफ एन एक्ट व्हिच ऑफेंस, आपका ऑफेंस का कमीशन हो, ऑफेंस जो आपका कमीशन हो रहा है, एक का कोई कमीशन कर रहा है, वो खुद में ही एक ऑफेंस हो,
if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention knowledge as that of the abater. और जो आपका जो एक्ट कमिट हो रहा है वो क्या रहा है कि वो एक्ट सेम इंटेंशन और नॉलेज, जो एबेटर का सेम इंटेंशन और नॉलेज है वहीं कमिट हो रहा है, तो ये आपका वो पर्सन एबेटर होगा. एक्सप्लेनेशन है कि द एबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द एबेटर में नॉट हिमसेल्फ द बाउंड टू दैट एक्ट. द इलीगल ओमिशन हम लोग जानते हैं कि इलीगल ओमिशन ये है कि जैसे कि आपका ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को खाना दे पाए, अगर उसको खाना नहीं दे रहे हैं तो आप एक इलीगल ओमिशन है वो. तो इसमें एक्सप्लेनेशन वही कह रहा है कि अगर एबेटमेंट जो है इलीगल ओमिशन के थ्रू भी हो सकता है किसी को, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर सेकेंड पर्सन है, अगर बी को एबेट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को खाना मत दो और वो मेरा ड्यूटी नहीं है क्योंकि उसका बच्चा है, तो वहाँ पे भी मैं एबेटमेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे एबेट कर रहा हूँ. तो एक्सप्लेनेशन 3 है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन एबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एट दैट ऑफ द एबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज. ये आपका जरूरी नहीं है कि जो पर्सन एबेट कर रहा है उसका सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज हो. ठीक है. एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है द एबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस द एबेटमेंट ऑफ सच एन एबेटमेंट इज आल्सो. आपने ऑफेंस को एबेट किया हुआ है उसका भी एबेट एक अलग रूप में वो खुद ही एक एबेटमेंट है, वो खुद ही भी एक ऑफेंस है. जैसे किसी पर्सन को आप एबेट कर रहे हैं फिर वो क्या कर रहा है किसी और पर्सन को एबेट कर रहा है, तो खुद में दोनों एक ऑफेंस होगा, दोनों लाइबल होंगे. तो एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द एबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट. इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज कमिटेड. तो एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आप पर्सन जो एबेटमेंट कर रहा है, जो एबेटर है वो ऑफेंस के कॉन्सर्ट में शामिल हो, ये जरूरी नहीं है. जो पर्सन कमिट कर रहा है कॉन्स्पिरेसी उसमें जरूरी नहीं है कि वो पर्सन कॉन्सर्ट में शामिल हो. इट इज सफिशिएंट सफिशिएंट है कि वो सिर्फ अगर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है तो वो एबेटमेंट के लिए लाइबल होगा. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि हु इज एन एबेटर अंडर सेक्शन 46 बीएनएस. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वन हु एबेट्स कमीशन ऑफ ऑफेंस और एक्ट व्हिच वुड बी ऑफेंस इफ कमिटेड विद सेम इंटेंट. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि एबेटमेंट ऑफ एबेटमेंट इज पनिशेबल एज एबेटमेंट. करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन कॉन्स्पिरेसी एबेटमेंट इज नेसेसरी दैट एट लीस्ट वन ओवर्ट एक्ट डन इन परसुएंस. जो आपके एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए जरूरी है कि उसके परसुएंस में कम से कम एक ओवर्ट एक्ट तो जरूर कमिट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेक्शन 47 बीएनएस अप्लाइज व्हेन. तो सेक्शन 47 पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 47 कह रहा है कि अ पर्सन एबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया abates the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India. अगर कोई जैसा पर्सन है, कोई पर्सन है क्या कर रहा है कि इस पर्सन क्या कर रहा है कि बियॉन्ड इंडिया, इंडिया से बाहर अगर उस ऑफेंस को अगर इंस्टिगेट कर रहा है, एबेट कर रहा है, जो ऑफेंस इंडिया में खुद ही एक ऑफेंस है, ठीक है, तो वो पर्सन एबेटमेंट के लिए लाइबल होगा. तो जैसे हमको इलस्ट्रेशन में पढ़ रहा है कि इलस्ट्रेशन दिया है कि ए इन इंडिया, जो एक इंडिया में है वो क्या कर रहा है बी को इंस्टिगेट कर रहा है. जो बी एक फॉरेनर है और वो उसका फॉरेनर कंट्री एक्स का वो सिटीजन है. तो क्या कर रहा है कि जो ए इंस्टिगेट कर रहा है बी जो एक फॉरेनर है कि वो कंट्री एक्स में एक मर्डर कमिट करे, जो अपने कंट्री में एक मर्डर कमिट करे. तो क्या होगा कि ए इज गिल्टी ऑफ एबेटिंग मर्डर. तो ये जो होगा वो मर्डर का एबेटमेंट का गिल्टी होगा. तो सेक्शन 47 बीएनएस अप्लाइज व्हेन एबेटमेंट इज इन इंडिया फॉर ऑफेंस आउटसाइड इंडिया. जो इंडिया में एबेटमेंट हो रहा है, इंडिया में एबेट हो रहा है, बट जो क्राइम है वो फॉरेन में कमिट हो रहा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया कमिट हो रहा है.
सेक्शन 48 बीएनएस अप्लाइज हैं। तो सेक्शन 48 जो है ना सेम 47 के ओपोजिट है। उसमें क्या था कि कोई इंडियन किसी फॉरेनर को उसके अपने कंट्री में क्राइम कमिट करने के लिए एवेट कर रहा है, लेकिन सेक्शन 48 है कि कोई फॉरेनर किसी थर्ड पर्सन को, किसी सेकेंड पर्सन को इंस्टिगेट कर रहा है कि इंडिया में क्राइम कमिट करे। तो पढ़ते हैं कि पर्सन एवेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया एवेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया which would constitute an offense if committed in India। कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर है, अगर वो इंडिया में क्राइम कमिट करने के लिए एवेट कर रहा है और जो क्राइम हो रहा है, जो ऑफेंस हो रहा है खुद इंडिया में पनिशेबल है, वो एक ऑफेंस के कैटेगरी में बीएनएस के अंदर, आपका बीएनएस या कोई स्पेशल लॉ के अंदर डिफाइंड किया गया है, तो वो पर्सन एज ए एवेटर लाइबल होगा। इलास्ट्रेशन दिया है कि ए इन कंट्री एक्स, जो ए है एक्स का, एक्स में एक्स कंट्री, जो कोई अगर एक्स कंट्री है उसमें ए है, वो क्या कर रहा है कि बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि इंडिया में मर्डर करे, तो ए इज गिल्टी ऑफ एवेटिंग मर्डर। जैसे कोई एक्स कंट्री का ए पर्सन किसी बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि इंडिया में मर्डर कमिट करे, तो एक्स जो होगा, जो ए जो होगा, वो आपका गिल्टी ऑफ एवेटिंग मर्डर के लिए लाइबल होगा। तो सेक्शन 48 बीएनएस अप्लाइज व्हेन एवेटमेंट इज आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 10 दिया है कि ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन यूएसए टू कमिट थेफ्ट देयर, थेफ्ट इज ऑफेंस इन इंडिया। जैसे कि ए कोई ए इंडिया में है और बी जो यूएसए में है उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि वहाँ पे चोरी करे, तो थेफ्ट इज ऑफेंस, जो और थेफ्ट जो है वो आपके ऑफेंस में आता है इंडिया में, तो ए इज गिल्टी अंडर सेक्शन 47 के अंदर गिल्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि ए इन यूके इंस्टिगेट बी टू कमिट मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी अंडर सेक्शन 48। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया द प्रिंसिपल बिहाइंड सेक्शन 47 एंड 48 है। जो सेक्शन 47 एंड 48 किस प्रिंसिपल पे गवर्न होता है, तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के प्रिंसिपल पे वो गवर्न होता है। 13 है कि ए व्हिल सिटिंग इन दिल्ली इंस्टिगेट हिज फ्रेंड बी इन नेपाल टू कमिट मर्डर इन नेपाल, दिस फॉल्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ बीएनएस। जो कोई ए है इंडियन है, अपने किसी फ्रेंड बी जो नेपाली है, वो नेपाल का है, उसको इंस्टिगेट कर रहा है कि नेपाल में मर्डर कमिट करे, तो वो किस सेक्शन के बीएनएस में फॉल करेगा, तो सेक्शन 47 में फॉल करेगा। 14 कह रहे कि ए इन दुबई इंस्टिगेट बी टू बर्न अ शॉप इन मुंबई, दिस फॉल्स अंडर हुई सेक्शन ऑफ बीएनएस। ये क्या करे कि दुबई में है और बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि मुंबई में एक शॉप है, ठीक है, उसको जला देना, उसको बर्न कर देना है, तो फिर वो किस सेक्शन के अंडर लाइबल होगा, सेक्शन 48 के अंडर फॉल करेगा। 15 करेगा सेक्शन 49 बीएनएस अप्लाइज हो, तो सेक्शन 49% तो सेक्शन 49 कह रहे कि whoever abates any offense shall, if the act abated is committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such abatement, be punishable with the punishment provided for the offense। अगर जैसे कि कोई पर्सन है जो एवेट कर रहा है, जो एवेटर है, किसी ऑफेंस के लिए एवेट किया है, अगर उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो रहा है, बट वो ऑफेंस आपके बीएनएस में कहीं नहीं डिफाइन किया गया है, तो आपका वो जो ऑफेंस के लिए आप सेम, जितना उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया गया है उतना सेम आप लाइबल होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सेक्शन 49 बीएनएस अप्लाइज व्हेन एक्ट एवेटेड इन कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पनिशमेंट ऑफ एवेटर अंडर सेक्शन 49 इज सेम एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस एवेटेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए इंस्टिगेट बी टू कमिट परजुरी, बी गिव्स फॉल्स एविडेंस, ए इज गिल्टी ऑफ एवेटमेंट एंड लाइबल टू सेम पनिशमेंट एज बी, तो आपके करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेक्शन 50 जो है कह रहा है कि हुई एवेट्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कोई पर्सन अगर एक ऑफेंस के कमीशन के लिए एवेट कर रहा है, इफ द पर्सन एवेटेड डज द एक्ट विद द डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, और जो पर्सन जो
जिसको आप एवेट कर रहे हैं वो क्या कर रहा है कि कोई दूसरा एक्ट कमिट, दूसरा ऑफेंस कमिट कर रहा है जो आपके इंटेंशन और नॉलेज का डिफरेंट फॉर्म में है, तो बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस व्हिच वुड हैव बीन कमिटेड। जो तो फिर आप जो एवेटर होगा वो सेम पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा जो ऑफेंस कमिट हो रहा है। लेकिन इसमें दिया गया है कि इफ द एक्ट हैड बीन डन विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द एवेटर एंड विद नो अदर। लेकिन अगर यदि एवेटर को अगर सेम नॉलेज और इंटेंशन है कि वो कमिट हो सकता है, वो ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो वो सेम ऑफेंस के लिए जो सेम ऑफेंस के लिए लाइबल होगा जो कमिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए इंस्टिगेट बी टू हर्ट सी विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बी स्लैप सी ओनली इंटेंडिंग टू इंसल्ट, ए इज पनिश्ड। तो ये जो क्या कर रहा है कि बी को इंस्टिगेट कर रहा है कि सी को हर्ट करो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, उसका इंटेंशन है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। लेकिन बी क्या कर रहा है कि उसका सिर्फ इंटेंशन है कि सी को स्लैप मारना है विद द इंटेंशन ऑफ इंसल्ट, तो ए इज पनिश्ड फॉर ग्रीवियस हर्ट एज पर हिज इंटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन 51 एवेटर इज लाइबल फॉर अ डिफरेंट एक्ट इफ इट वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अगर जैसे कि जो आप एक्ट का अगर एवेट कर रहे हैं किसी पर्सन को, अगर डिफरेंट एक्ट कमिट कर रहा है, बट अगर वो आप एवेटमेंट का अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है वो डिफरेंट एक्ट, तो आप उसके लिए भी लाइबल होइएगा। तो सेक्शन 51 पढ़ते हैं कि सेक्शन 51 कह रहे हैं कि व्हेन एन एक्ट इज एवेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन। अगर कोई एक्ट को एवेट कर रहे हैं, अगर दूसरा एक्ट डन हो रहा है, तो द एवेटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली एवेटेड इट। तो एवेटर जो होगा वो जो आपके उस एक्ट के लिए सेम मैनर में लाइबल होगा, provided that the act done was a probable consequence of the abatement। तो इसमें प्रोवाइजो में दिया गया कि जो एक्ट डन हो रहा है, जो एक्ट कमिट हो रहा है, वो जो आप एवेट किए हैं जिस ऑफेंस के लिए, उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, तो आप उस प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के लिए भी आप लाइबल होइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए इंस्टिगेट बी टू कमिट रॉबरी प्रोवाइड्स आर्म, बी कमिट्स रॉबरी एंड मर्डर इनमेट रेसिस्टिंग एज। तो इसमें दिया गया कि ये क्या कह रहा है कि बी को आर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी, और वो क्या कह रहा है कि जब किसी सी के घर में जा रहा है तो जैसे वो रेसिस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है कि मर्डर कमिट कर दे रहा है। तो और ये जो मर्डर होगा वो आपके जो आप एड दे रहे हैं उसको रिवॉल्वर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि आप किसी पर्सन को आप रिवॉल्वर दे रहे हैं रॉबरी कमिट करने के लिए, तो ये तो आपका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ही कि अगर वो पर्सन बचाएगा तो आप उसका जान ले सकते हैं, रिवॉल्वर उसी के लिए है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, गिल्टी ऑफ एबेटमेंट ऑफ रॉबरी ओनली, नहीं ये नहीं होगा, सी हो जाएगा गिल्टी ऑफ मर्डर आल्सो, मैंने दोनों के लिए एबेटमेंट ऑफ रॉबरी और मर्डर दोनों के लिए वो लाइबल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं कि सेक्शन 52 बीएनएस फर्निशेज एवेटर। सेक्शन 52 पढ़ते हैं कि सेक्शन 52 कह रहा है कि इफ द एक्ट फॉर व्हिच द एवेटर इज लाइबल अंडर सेक्शन 51 इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट एवेटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द एवेटर इज लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। अगर क्या कह रहा है कि जो सेक्शन 51 में जो पर्सन लाइबल है, अगर उसके एडिशन में जो पर्सन एवेट कर रहा है, जो ऑफेंस एवेट करने के अलावा भी कोई ऐसा डिस्टिंक्ट ऑफेंस कमिट हो जा रहा है, तो पर्सन जो एवेटर होगा वो दोनों के लिए लाइबल होगा। तो कह रहा है सेक्शन 52 बीएनएस फर्निशेज एवेटर, ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर एक्ट एवेटेड प्लस डिस्टिंक्ट ऑफेंस कमिटेड। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सेक्शन 53 बीएनएस अप्लाइज हैं, तो सेक्शन 53 पढ़ते हैं कि सेक्शन 53 कह रहा है कि when an act is abated with the intention on the part of the abater of causing a particular effect and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement causes a different effect from that intended by the abater, the abater is liable for the effect caused in the same manner to the same extent if he had abated the
abated the act with the intention of causing that effect provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. आप समझते हैं कि जैसे कि किसी पर्सन को आप ए है, ए किसी बी को क्या कह रहा है कि इंस्टिगेट कर रहा है कि सी को आप ग्रीवियस हर्ट कमिट करें, लेकिन ए को पता है कि सी को ग्रीवियस हर्ट करने में कोई ऐसा बीमारी है कि उसकी डेथ कमिट हो सकता है, वो मर सकता है, तो आप डेथ के लिए लाइबल होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि सेक्शन 53 बीएनएस अप्लाइज व्हेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इंटेंडेड इफेक्ट डिफर्स बट एक्चुअल इफेक्ट वाज लाइकली एंड नोन। जो आपका जो इंटेंडेड इफेक्ट है, जो आपका इंटेंशन दूसरा है बट आप जानते हैं कि उसका जो एक्चुअल जो इफेक्ट है वो कमिट हो सकता है, तो आप उसके लिए एक्चुअल इफेक्ट के लिए भी लाइबल होइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि ए इंस्टिगेट बी टू रेसिस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, बी रेसिस्ट एंड ग्रीवियसली इंज्योर्स the officer, a new grievous hurt might occur, a is guilty of liable of resisting plus grievous hurt, वो resisting और grievous hurt दोनों के लिए liable होगा। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 53, तो प्रिंसिपल इसका क्या है कि लाइबिलिटी एक्सटेंड टू प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नॉन टू एवेटर, जो अगर एवेटर जान रहा है उसके प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के लिए भी लाइबल होगा। तो आपका जो सेक्शन 53 इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो अगर ऐसे ही आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके बाद हम लोग ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भी MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें